गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जैसे स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 3 उसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कवर कराएंगे। और अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं। और ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो कह रहा है हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है, दो उदाहरण दो। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन का मतलब पहले समझ लेते हैं। जो विभिन्न अवयव है, ठीक है, हमें वो हमारे मिक्स है, ठीक है, उनका मिश्रण है, हमें क्यों चाहिए कि हमें उनकी अलग अलग करने की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो हमें दो तरीके बताने हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें से हानिकारक और गैर उपयोगी पदार्थों को अलग करना होता है जो इसके साथ मिश्रित हो जाते हैं। शुद्ध रूप में प्राप्त अवयव सुविधापूर्ण तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, मतलब हमें किसी चीज, कोई भी चीज है, अब उसमें कुछ ना कुछ गंदगी मिली हुई है, कोई हानिकारक पदार्थ मिले हुए हैं, या कुछ ऐसी चीजें मिली हुई है जो जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो हमें वो तो पृथक ही करना पड़ेगा। पृथक करेंगे तभी तो हम उसका यूज कर पाएंगे। तो ये था इनके कहने का मतलब। ठीक है, अब इन्होंने दो कारण जो बताए हैं वो है, हम हस्त चयन विधि द्वारा गेहूं, चावल, दाल से गंदगी, पत्थर और भूसी के टुकड़ों जैसे थोड़ी बड़ी अशुद्धियों को अलग करते हैं। मतलब एक हमारी विधि बताई गई, हस्त चयन विधि। हस्त चयन विधि मतलब हाथ से गेहूं चावल में जो हमारे कीड़े वगैरह हो जाते हैं, घुन वगैरह या भूसा वूसा रह जाता है, उसको हम क्या कर देते हैं, बीन के अलग कर देते हैं। ये तो हमारी पहली पृथक्करण की विधि हुई। दूसरी विधि इन्होंने बताई है, चावल या दाल को पकाने से पहले आमतौर पर धोया जाता है। जब हम इनमें पानी डालते हैं तो धूल और मिट्टी के कणों जैसी अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। मतलब चावल और दाल को पकाने से पहले हम इनको धोते हैं ना, ठीक है, धोने से क्या होता है, इन पे जो मिट्टी इट्टी लगी होती है वो अलग हो जाती है। ठीक है, जिससे वो चीज साफ हो जाती है, फिर हम आराम से खा लेंगे। अगर हम गंदी गंदी चीजें खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे ना, इसलिए पृथक्करण की आवश्यकता होती है। और आपको एक और बात बता देते हैं कि हमने पूरा चैप्टर, हमने सारे चैप्टर जो है पहले ही पढ़ा दिए हैं। ठीक है, सारे के सारे पूरे चैप्टर एक एक पॉइंट को समझाते हुए पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट कक्षा 6 विज्ञान के नाम से बनी हुई है। नहीं ढूंढ पा रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसकी लिंक पड़ी हुई है, लिंक पे टच करिएगा, आप तुरंत प्लेलिस्ट पे ओपन हो जाएंगे और जो भी चैप्टर पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन 2 को। ये कह रहा है निष्पावन से क्या अभिप्राय है, ये कहाँ उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा, किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को वायु के झोंकों द्वारा पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग करके हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। मतलब निष्पावन जो होती है एक ऐसी विधि होती है जिससे भारी कण और हल्के कणों को अलग किया जाता है। कैसे, एक ऊंचाई वाली जगह पे खड़े हो जाते हैं और किसी सूप या किसी चीज से हम उस मिश्रण को फेंकते हैं, तो हवा के चलने की वजह से हल्के कण जो होते हैं वो दूर गिरते हैं, भारी कण जो होते हैं पास में गिरते हैं। ये जो विधि है वो किसान के द्वारा ज्यादा अपनाई जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये कह रहा है पकाने से पहले दालों को किसी नमूने से आप भूसे और धूल के कण कैसे पृथक करेंगे। मतलब पकाने से पहले क्या करना है, दालों मतलब कुछ दाल है, उसमें भूसे और धूल के कण को आप किस तरीके से पृथक करेंगे, तो आपसे तरीका पूछ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से भूसे और धूल को कण को अलग करने के लिए हस्त चयन विधि का प्रयोग करेंगे। अभी आपने ऊपर ये पढ़ा था, कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, हस्त चयन विधि, मतलब हाथ से निकाल देंगे। ठीक है, हाथ से निकाल देंगे। और क्या कहते हैं कि अगर धूल वगैरह है तो उसको पानी से धोकर निकाल देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चालन से क्या अभिप्राय है, ये कहाँ उपयोग होता है। आंसर हो जाएगा, अलग अलग आकारों के मिश्रण के घटकों को छानने की प्रक्रिया को चालन कहते हैं। जैसे नहीं हम आटा को चालनी से छानते हैं, तो वही चीज है यहाँ पे। अलग अलग आकार की, जैसे भूसा हमारा मोटा होता है, आटा पतला होता है, तो आटे को छान लेते हैं, उसका यूज कर लेते हैं, भूसे को हटा देते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी है, मिश्रण के
बड़े अलग अलग आकारों के घटकों को छानने की प्रक्रिया को हम चालन कहते हैं। छलनी समान आकारों वाले अवयवों को छेद से होकर गुजरने देती है, जबकि बड़ी अशुद्धियां छलनी में ही रह जाती है। मतलब बड़ी बड़ी चीजें जो होती है छानी नहीं जा सकती है, वो छलनी में ही रह जाती है। आटा मिलों में आटा से अनाज के टूटे कणों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग निर्माण स्थलों पर रेत और सीमेंट के मिश्रणों से छोटी गांठों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि जब आपने देखा होगा कि घर वगैरह बनता है तो बालू वगैरह और रेत जो होती है वो छानी जाती है ताकि उसमें पत्थर वगैरह ना आए। ठीक है, वो सब छालनी की प्रक्रिया के द्वारा ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5, जो कि कह रहे हैं रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक करोगे। मतलब आपके पास एक मिश्रण है जिसमें रेत भी है और जल भी है, उसको आप अलग अलग कैसे करोगे। आंसर हो जाएगा, रेत और जल को उनके मिश्रण से अलग करने के लिए हम निम्नलिखित चरणों का पालन करते हैं। मतलब ये चरण अपनाएंगे। पहला है, एक कंटेनर में कुछ समय के लिए मिश्रण छोड़ दें। मतलब कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, उसमें हम मिश्रण को छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, कंटेनर के तल पर रेत जम जाती है। मतलब जो रेत होती है वो भारी होती है, वो नीचे जम जाएगी। इसे अवसादन कहते हैं। मतलब नीचे जो जम जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम अवसादन कहते हैं। फिर पानी को धीरे से एक दूसरे कंटेनर में डालेंगे। मतलब बर्तन जो है इस तरीके से, इसमें यहाँ पे रेत जम गई है, इसको हम हल्का सा तिरछा करेंगे, किसी दूसरे बर्तन में इसको हम धीरे से छान लेंगे। ऊपर वाला जो पानी होगा उसको छान लेंगे। ठीक है, फिर जिसको हम क्या कहेंगे, निस्तारण। ये जो छानने वाली प्रक्रिया होगी उसको निस्तारण कहेंगे। फिर कह रहे कि हम रेत के बारीक कणों को हटाने के लिए फिल्टर पेपर भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे निस्यंदन कहते हैं। मतलब अगर हम इस तरीके का नहीं करना चाहते हैं तो हम फिल्टर पेपर ले लेंगे, उससे हम छान लेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, निस्यंदन कहेंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रियाएं हमारी बताई गई हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहे हैं आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है। अगर हाँ, तो आप इसे कैसे पृथक करेंगे। मतलब हमारे पास आटे और चीनी का मिश्रण है, तो हम कैसे इनको अलग करेंगे। तो आंसर हो जाएगा, किसी छलनी का प्रयोग करके चालन विधि के माध्यम से आटे के साथ मिश्रित चीनी को अलग किया जा सकता है। भाई चीनी जो होती है मोटी होती है, आटा पतला होता है, तो उसको छलनी से हम छान लेंगे, बस हमारी पृथक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पंकिल मतलब गंदा पानी है, ठीक है, उससे आप स्वच्छ पानी कैसे प्राप्त करेंगे। आंसर हो जाएगा, पंकिल जल से साफ पानी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों की आवश्यकता होती है। देखो कौन से चरण है, एक कंटेनर में पंकिल जल डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। भाई गंदगी जो होती है वो बाहरी ही होती है अक्सर, ठीक है, या तो हल्की होगी तो ऊपर होगी। ठीक है, तो हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। कुछ समय बाद कंटेनर के नीचे अशुद्धि जो है वो जमा हो जाएगी। इस प्रक्रिया को अवसादन कहेंगे। अभी हमने पढ़ा था अवसादन क्या होता है, कोई अशुद्धि जो होती है वो नीचे बैठ जाती है, तो इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। फिर ऊपरी परत साफ पानी की होती है, इसे दूसरे कंटेनर में निकाल लेंगे, इसको हम निस्तारण कहेंगे। फिर कह रहे महीन अशुद्धियों को दूर करने के लिए फिल्टर पेपर की मदद ले सकते हैं, इसको हम निस्यंदन कहेंगे। सेम वही हमारा आंसर है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहे हैं रिक्त स्थानों को भरिए। इसको कराने से पहले एक बार हम फिर से आपसे कहना चाहते हैं, भाई अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, इतना काम आपको करना ही करना है, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, समझ लो यही हमारी फीस है आपसे। ठीक है, लेकिन इसमें कोई पैसा ऐसा नहीं देना पड़ रहा है, आप पढ़ेंगे कहीं भी पढ़ेंगे, और मैं अपना 100% दे रही हूँ पढ़ाने के लिए। तो पहला का वाला कह रहा है, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं। तो धान के दानों को डंडे से पृथक करने की विधि को हम थ्रेसिंग कहते हैं। मतलब पीट पीट के जब हम वो अलग करते हैं गेहूं को उसके भूसे से, उसकी बालियों से, तो उसको हम थ्रेसिंग कहते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा थ्रेसिंग। ये रहा हमारा थ्रेसिंग लिखा हुआ है। फिर लिखा है कि किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो भाई हमने जब छानने की बात की थी छन्नी वगैरह से, फिल्टर वगैरह से, तो उसको हम निस्यंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। फिर हमारा आगे चलते हैं,
गा वाला है समुद्र के जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो समुद्र के जल से नमक जो होता है वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन सी प्रक्रिया से? वाष्पन से। घा वाला कह रहे हैं जब पंखी जल को पूरी रात बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। हमने देखा था ना जब हम उसको ऊपर से निकाल लेते हैं, निकालने को ही हम निस्तारण कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। तो ये भी हो गया। अब चलेंगे अपने लास्ट वाले क्वेश्चन। लास्ट नहीं है, अभी एक और क्वेश्चन बाकी है। ये नवा क्वेश्चन, ये कह रहे हैं सत्य और असत्य बताओ। पहला क्वेश्चन है दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन के द्वारा नहीं पृथक किया जा सकता है, क्योंकि छानने पर हमारा दूध और जल वो तो मिक्स ही हो जाएगा, वो हमारा नहीं छाना जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा असत्य। फिर लिखा है नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो निष्पावन द्वारा भी इसको पृथक नहीं कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा असत्य। फिर चाय की पत्तियों को चाय से चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। इसका पृथक्करण जो है निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा सत्य। भाई निस्यंदन का मतलब उसको ऊपर से निकाल सकते हैं, चाय की पत्तियां जो है नीचे बैठ जाएंगी तो आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। अनाज और भूसे को निस्तारण द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए हम निष्पावन विधि से अलग कर सकते हैं। ठीक है, निस्तारण से मतलब हम नहीं अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा असत्य हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 10वां, इसको भी हम देख लेते हैं। भाई 10वां क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, थोड़ा सही कर लेते हैं इसको। हाँ, तो ये हमसे कह रहा है जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसको ठंडा करना चाहते हैं, इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? मतलब कह रहे हैं कि आप शरबत बनाना चाहते हो ठंडा वाला बर्फ वाला, तो बर्फ को पहले डालोगे या बाद में? तो आंसर हो जाएगा हमें बर्फ को डालने से पहले चीनी डालनी चाहिए। मतलब चीनी को पहले डालना है, फिर मतलब चीनी को पहले घोलना चाहिए। ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी में चीनी जल्दी घुलती है। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी है, ठंडे पानी की तुलना में चीनी गर्म पानी में जल्दी घुल जाती है। हम पानी में बर्फ मिलाने से पहले अधिक चीनी घोल सकते हैं। मतलब अगर हम बर्फ पहले डाल देंगे तो हमारी चीनी जो है उसको घोलने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।